हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी कहानी में। कहानी का नाम है अनपढ़। बात बात में अपनी नौकरी का दोष दिखाने वाली सास को अनपढ़ गंवार समझने वाली रिया ने जब सासू माँ की डिग्री का ओहदा देखा तो देखकर होश उड़ गए। घर के जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। आज रिया की शादी है। रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। रिया के माता पिता उसे बेटे की तरह पढ़ाया लिखाने के बाद रिया आज मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। रिया आज के ज़माने में पढ़ी लिखी लड़की तो ज़रूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर और अपनी नौकरी पर हद से ज़्यादा घमंड है। उसे ऐसा लगता है कि नौकरी क्या करती है उसे अपने आगे पीछे कोई नहीं लगता। रिया का यही स्वभाव शादी के बाद भी रहा। कई बार तो रिया ने इस अकड़ू स्वभाव की वजह से सामने वाले को भी बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन रिया को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। रिया की शादी पास के ही शहर कानपुर में हुई थी। उसके ससुराल में उसकी सास और 2 भाई थे। ससुर जी 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शादी हो जाने के बाद रिया अपने ससुराल आ गई। ससुराल में रिया का वही रवैया था जो उसके मायके में था। अकड़ू और घमंडी वह अपनी सास को भी कुछ नहीं समझती थी। जब देखो तब उसे सास को अपनी नौकरी का दोष दिखाती रहती थी। मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं घर के काम क्यों करूँ? घर के काम करो, पैसे कमा रही हूँ। रिया को ससुराल आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। आज रिया की रसोई की रस्म थी। रसोई की रस्म करने के लिए वह रसोई में गई। उसमें भी उसके हलवे की कढ़ाई में सिर्फ हाथ लगाया था। बाकी का सारा काम वो दिव्यानी जी ने ही किया। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद सभी रिश्तेदारों के सामने ही रिया ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया कि घर में कोई भी उससे रसोई के किसी भी काम की उम्मीद ना करे और ना ही घर के किसी काम धाम में मुझे उम्मीद करे। दिव्यानी जी ने इशारे से अपनी बहू को चुप करने के लिए किया। उसको लगता था कि वह सभी रिश्तेदारों के सामने इस तरह से कह देगी तो सभी लोग क्या सोचेंगे, मैंने अपने बेटे के लिए किस तरह की बहू चुनी और मेरी बहू को भी भला बुरा कहने लगेंगे। इसलिए वो अपनी बहू को हमदर्दी रखते हुए वह चुप रहने का इशारा किया। रिया अपनी सास का इशारा देखकर और भी भड़क जाती है और कहती है, आप यह मत समझना कि मैं आपके इशारे पे नाचूंगी। आज के ज़माने की बहू हूँ, आपके इशारों पे नाचने वाली नहीं, इसलिए मुझे अपने इशारों पर नाचने की कोशिश बिल्कुल मत करना। रिया की यह बात सुनकर बरामदे में बैठे रिश्तेदार बुआ, मामी, ताई और उनका मुंह ताकते रह गए। दिव्यानी जी ने तो कुछ कहा भी नहीं और बहू ने उसे इस तरह से डांट दिया। अपनी बहू की बातें सुनकर दिव्यानी जी को थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन वह बातों को बदलते हुए कहती हैं, चलो चलो, रसोई के रस्म के लिए देरी हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए मीठा हलवा बनाया, तो सभी अपना मुंह मीठा कर के मेरी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। सभी बहू रिया के हाथ से बने हुए हलवे के खाने लगे। और शादी में तो बहुत सारी रस्में होती हैं और बहुत सी रस्मों को बहू को ही करना ज़रूरी होता है। दूसरे दिन दिव्यानी जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, इससे सभी रिश्तेदार आएंगे और सारे बड़े बूढ़े को भी बुलाया गया है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सबके पैर छूने पड़ते हैं। मैंने सभी के पैर छूने का शगुन लिफाफे में तैयार करके रख दिया है। कल मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद तुम लिफाफे देकर सबके पैर छूना है। रिया अपने कानों में लीड लगाकर गाना सुन रही थी। उसने अपनी सासू माँ की किसी भी बात को सुना नहीं और गाने सुनते सुनते वह गर्दन को ही हिला रही थी। दिव्यानी जी को लगा शायद बहू ने उसकी बात को सुनकर हाँ कर दिया है। दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे।
आज पड़ोस के लोग भी बैठे हुए थे। मुँह दिखाए की रस्म के सभी लोग बहू को अच्छे अच्छे उपहार दे रहे थे। बाद में मुँह दिखाई की रस्म के बाद दिव्यानी जी शगुन के लिफाफे लेकर अपनी बहू के पास गईं और बोली, बेटा अब तुम्हें सबको ये लिफाफे देकर पैर छूने हैं। पैर छूने के बात सुनकर रिया सभी के सामने दिव्यानी जी को भड़कते हुए बोली, आपने क्या समझा रखा है? मैं इतने सारे लोगों का पैर झुक कर मेरी तो कमर टूट जाएगी। मैं किसी को पैर नहीं छूने वाली है। मैं पुराने ज़माने की सीधी सादी और आपकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, अच्छा खासा पैकेज कमाती हूँ। आप मुझे उम्मीद ना करें। मैं इन सब लोगों के पैर नहीं छूऊंगी, वह भी झुक कर। मुझसे यह सब नहीं होगा। आज फिर से रिया सबके सामने दिव्यानी जी की खरी खोटी सुना दी। आंगन में बैठे सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। दिव्यानी जी कैसी बहू लेकर आई हैं? वह तो उनकी एक भी बात नहीं सुनती है। अभी यह हाल है तो बाद में पता नहीं क्या करेगी। यह तो शादी की रस्मों को भी नहीं मान रही है और जब देखो दिव्यानी जी को नीचा दिखाती रहती है और नौकरी की धौंस दिखाती रहती है। अब तो भगवान ही भला कर। दिव्यानी जी तेज तरार बहू लेकर आई हैं। अपनी बहू को आंगन में बैठ सभी लोग की बातें दिव्यानी जी के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी को अपने कानों में गरम तेल डाल दिया है। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे से बहू से कहती हैं, बेटा मैंने तुमसे कल ही एक बात थी कि तब तो सुनने का कह दिया था। अगर तुम यह रस्म नहीं करती तो कल ही बोल देती। कम से कम सबके सामने इसी तरह की बेइज्जती तो नहीं होना पड़ता है। रिया चिल्लाते हुए बोली, आपने मुझसे इस बारे में कब बात की थी? मुझे तो याद भी नहीं है। मैं तो कल अपने कमरे में बैठी थी और लीड लगाकर गाना सुन रही थी। दिव्यानी जी को समझ में आ जाता है कि बहू ने उनकी बात को नहीं सुना था। तभी छत पर बैठा हुआ दिव्यानी जी का बेटा ऋषभ भी अपनी माँ और पत्नी दोनों की बातें सुन रहा था। छत से ही वह अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि शादी की कुछ रस्म होती है जिसे मानना पड़ता है। तुम भी इस रस्मों को निभा लो, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे तैसे ऋषभ को समझाने पर रिया शगुन के लिफाफे देने के लिए लोगों के पैर छूने की तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था। सारी रस्में हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी घर जाने के बाद रिया दिव्यानी जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, माँ जी आप मुझे अपनी तरह बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मुझे लाड प्यार से पाली हूँ, कभी किसी के पैर नहीं छुए हैं। मैंने आज तो आपके इतने सारे लोगों के पैर छुआ कर मेरी कमर ही तोड़ डाली। मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा। आज तो आपने शगुन के नाम पर अपने जला दिया, लेकिन आगे से मुझे पर आपने चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। वह ठहरी अनपढ़ ही, लेकिन इन रस्मों को नहीं मानती हूँ। दिव्यानी जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती हैं कि बहू ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है और रीति रिवाज रस्म मानना पड़ता है, अपनी जगह होता है। अगर हम चाहें तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज़ के लिए सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। यह ज़िंदगी है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ किया है। दिव्यानी जी इतना बोल ही पाती हैं कि उनकी बात को काटते हुए रिया कहती है, अब आप मुझे समझाएंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे लिए क्या दिन आ गए हैं।
अनपढ़ गंवार भी मुझे लेक्चर देने लगे हैं। इतने कहकर पैर पटकती हुई रिया अपने कमरे में चली गई। दिव्यानी जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बहू के आ जाने के बाद दिव्यानी जी घर के काम नहीं छूट रहे थे, क्योंकि बहू ने नौकरी के नाम पर घर के किसी भी काम को करने से साफ साफ मना कर दिया था। आप तो घर में बैठी रहती हैं और आप ही घर गृहस्थी संभालिए। मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे यह सब नहीं होगा। एक दिन रिया अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में अपने ऑफिस के एक ज़रूरी फाइल डाइनिंग टेबल पर भूल गई। दिव्यानी जी अपने रसोई के काम निपटा रही थी। निपटा कर बाहर निकली तो देखा ड्राइंग टेबल पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है। वह उस फाइल को उठाकर खोलकर पढ़ने लगे। तभी हड़बड़ी में रिया घर के अंदर प्रवेश की और अपनी फाइल को सासू माँ के हाथ में देखकर फाइल छीनते हुए कहती हैं, तुम मेरी फाइल को खोलकर क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। तुम्हें मेरी इस फाइल में लिखा क्या समझ आएगा? तुम तो ठहरी अनपढ़ गंवार लिखी भी हो तो बाद में हिंदी आती नहीं होगी। पढ़ी लिखी भी होगी तो हिंदी ही पढ़ पाती होगी, इंग्लिश तो तुम्हें आती नहीं होगी। बहू की बातें दिव्यानी जी के दिल को चीर रही थी। आज उनका दिल कह रहा था कि वह अपनी बहू से अच्छे से कह दे कि अनपढ़ गंवार नहीं हो, वह भी पढ़ी लिखी है, वह भी नौकरी, वह अपनी बात कहने वाली ही होती हैं कि बहू रिया फाइल छीनकर वापस घर से बाहर निकल गई। आज फिर दिव्यानी जी कहते कहते रुक गए। एक दिन रिया के मामा का फ़ोन आता है और वह कहते हैं वह कानपुर शहर में ही आए हुए हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि शादी में भी नहीं आ पाए थे। रिया अपने मामा से मिलने के लिए खुश हो गई और उसने कहा कि वह घर पर आकर मिलकर किसी रेस्टोरेंट में मिल लें। उसे अपने साथ से अपने मामा से मिलने के लिए शर्म आती है, इसलिए वह मामा को घर पर ना बुलाकर रेस्टोरेंट में बुलाती है और इधर ही ऋषभ को लेकर पहुंच जाती है। बातों ही बातों में मामा रिया से कहते हैं कि इस शहर में 15 साल पुराना रिश्ता है। 15 साल पहले भी मैं कानपुर आया था। उस समय इस शहर में बहुत निर्भीक और बहादुर सब इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे एरिया में उनका जलवा था। आसपास में सब लोग उनके नाम से डरते थे। बहुत ही ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर थी। वह रिया अपने मामा की बातों को बहुत ही उत्सुकता के साथ सुन रही थी और उसे लगा रहा था कि वह सब इंस्पेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जाने। वह मामा से कहती, मामा क्या आप उन सब इंस्पेक्टर से मिले हैं? आप उनको कैसे जानते हैं? रिया, मैं उनसे मिला था और वह वाकई मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेला कानपुर के हाईवे के पास गुजर रहा था तो हाईवे के पास 3-4 लोग बैठे थे। मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे रास्ता पूछने के लिए अपनी कार को रोका तो तीनों मेरे कार के सामने आ गया। कांच को उसने नीचा करने को कहा और कांच के नीचे के तो गेट खोलकर फाटक तीनों लोग मेरे कार में आकर बैठ गए। मेरी गर्दन पर चाकू रख के बोले, जितने भी पैसे कीमती सामान है मुझे दे दो और गाड़ी की चाबी निकाल कर मुझे दे दो। मैंने डर के मारे सब कुछ चोरों को दे दिया, लेकिन इत्तेफाक में वह मेरा फ़ोन लेना भूल गए और मुझे सड़क पर फेंककर मेरी कार को लेकर भाग गए। सड़क पर फेंकने की वजह से मेरे सर में बहुत तेज़ चोट लग गया था। बहुत सारा खून भी निकल गया था। मैं बेहोश हो गया था। मेरे हाथ में और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। जब होश में आया तो देखा आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद में जैसे ही मेरा हाथ मेरी
जेब में गया, मैंने देखा फ़ोन तो मेरे पास ही है। फटाफट मैंने पास के ही पुलिस स्टेशन पर फ़ोन कर दिया। पुलिस स्टेशन बहुत ही नज़दीक था। वह पुलिस स्टेशन में उस समय दिव्यानी जी चौहान सब इंस्पेक्टर थी। वह अपने 2 पुलिस वालों के साथ 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ गई। उन सब इंस्पेक्टर को देखकर हतप्रभ हो गए, क्योंकि वह बहुत ही बहादुर थी। मुझसे चोरों का सारा पता पूछने के बाद उसने अपनी गाड़ी में बिठाया और चोरों को गाड़ी का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर उसने चोरों को गाड़ी पर एक फायर किया। उसकी गाड़ी पंचर हो गई। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दिव्यानी जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन चोरों को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और मेरा सामान वापस करवा दिया। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। मैंने दिव्यानी जी को तहे दिल से शुक्रिया किया। आज तक वह 15 साल बीत गए, लेकिन आज भी मैं इस शहर कानपुर में आता हूँ तो वह वाक़या ताज़ा हो जाता है और बार बार मेरा मन दिव्यानी जी से मिलने को करता है। रिया उत्सुकता से पूछती है, मामा क्या आप बाद में उनसे मिलने की कोशिश किया है? हाँ रिया, ठीक होने के बाद 4 दिन बाद मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस पुलिस स्टेशन में दिव्यानी जी को धन्यवाद करने के लिए आपने मुझे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा दिया होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर पता चला कि इंस्पेक्टर दिव्यानी जी ने 2-3 दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया। शायद उनका कोई निजी मामला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने उनको कई जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। मैं फिर वापस चला आया। रिया अपने मामा की बात को सुनकर अचंभित हो गई। उसका मन भी दिव्यानी जी से मिलने का कर रहा था। एक बार उसने मन में ख्याल रखा कि उनकी सास का नाम भी दिव्यानी है। यही कहकर सास वही दिव्यानी जी तो नहीं, लेकिन वह फिर सोचती है कि नहीं, मेरी सास तो अनपढ़वाड़ी इंस्पेक्टर हो सकती है। वह तो पूरा दिन घर के कामों में और रसोई में लगी रहती है। अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो पलट कर जवाब भी नहीं देती हैं। जबकि मामा तो कह रहे हैं कि वह पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही निर्भीक और बहादुर थी। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बहादुर नहीं लगती है। तो यह दिव्यानी जी नहीं हो सकती हैं। वह मेरे मन में भय है। और क्या दुनिया में एक ही दिव्यानी हैं? बहुत सारी दिव्यानी हैं। थोड़ी देर बाद ऋषभ भी वापस आ गया और कहता है, सॉरी मुझे बहुत देर हो गया, ऑफिस में बहुत ज़रूरी कॉल आ रहा था, इसलिए आप लोगों से बातों को सुन नहीं पाया। लेकिन मामा जी आप इधर तक आ गए हैं तो एक बार ज़रूर चलिए। इधर से वापस नहीं जा सकते हैं। आप हमारी शादी में भी नहीं आए थे, इसलिए आपको हमारे घर चलना ही पड़ेगा। ऋषभ मामा जी से बहुत ज़्यादा आग्रह करता है। हालांकि रिया को बिल्कुल भी मन नहीं था कि ऋषभ सब मामा जी को घर ले जाए और अपने अनपढ़ गंवार सासू माँ से मिलवाए। उसे तो बस पढ़े लिखे लोगों से मिलना और उससे बातें करना और उसे स्टेटस के लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद था और अपनी सास को सास नहीं समझती। ऐसे लगता था जैसे घर में नौकरानी हो। ऋषभ के कहने पर रिया और अपने मामा को अपने ससुराल ले गई। मामा जी हाल में आकर सोफे पर बैठ गए। अपनी सास को आवाज़ देते हुए कहती हैं, माँ जी मेरे मामा जी आए हैं, ज़रा चाय बनाकर ले आए, साथ में पकौड़ी भी बना लीजिएगा, खाली चाय लेकर मत आना। दिव्यानी जी चाय और पकौड़े बनाकर जैसे ही हाल में प्रवेश करती हैं, उनको देखकर मामा जी खड़े हो गए और जाकर उनके पैर छूने लगे। अरे दिव्यानी जी, मैंने आपको कितना ढूंढा, आप मेरी रिया की सास हैं, मुझे पता ही नहीं था। रिया, तुमने मुझे नहीं बताया तुम्हारी सास ही सब इंस्पेक्टर दिव्यानी चौहान हैं?
रिया का मुंह मामा की बात सुनकर खुला का खुला रह गया। मामा, आप कैसे बातें कर रहे हैं? मेरी सास कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है, वह साधारण सी गृहिणी है। घर के सारे काम धाम करती हैं। और आपको उनको देखकर लगता है कि वह सब इंस्पेक्टर होंगी? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। यह दिव्यानी नहीं है, कोई और दिव्यानी होंगी। नहीं नहीं रिया, यह वही दिव्यानी जी हैं। वह सब इंस्पेक्टर दिव्यानी चौहान। मुझे उनका चेहरा बहुत अच्छी तरह से याद है। दिव्यानी जी की चाय और पकौड़े का प्लेट तो टेबल पर रखते हुए कहती हैं, जी मैं ही सब इंस्पेक्टर दिव्यानी चौहान। सुनकर रिया के होश उड़ गए। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह क्यों हो रहा है। उसके साथ सब इंस्पेक्टर थी जिसको वह पिछले 4 महीने से अनपढ़ गंवार समझती रही, वह अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही हैं। मैंने उनका कितनी बार अनपढ़ बार बार उनकी नौकरी का दोष दिखाए हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह सास सब इंस्पेक्टर थी। वह भी नौकरी करती थी। तभी रिया के मामा जी कहते हैं, शायद आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको याद है एक बार आपने रात में मुझे चोरों से बचाया था और अस्पताल में भर्ती कराया था। अगर आप सही समय पर मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं कराती तो बहुत सारा खून बह जाने के कारण मेरी मौत हो जाती। ठीक हो जाने के बाद फिर मैं पुलिस स्टेशन अपनी पत्नी बच्चों के साथ आपसे मिलने के लिए आया था और आपका धन्यवाद करने के लिए, लेकिन आप मिली नहीं। आप मुझे इधर उधर नहीं मिली तो आपने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? अब तो रिया की धड़कनें तेज होती जान रही थी। जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या सच में उसकी सास माँ सब इंस्पेक्टर हैं यह, और अगर थी तो आखिर उनकी सासू माँ ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? दिव्यानी जी कहती हैं, तुम्हें बचाने के 2 दिन बाद मेरी पति का एक्सीडेंट हो गया और उनका देहांत हो गया। घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, साथ में मेरी बूढ़ी सास भी रहती थी। उनका तबीयत बहुत ख़राब था। उनकी देखभाल के लिए किसी को घर पे रहना बहुत ज़रूरी था। जब मेरे पति थे तो वह घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते थे और हमेशा मेरे साथ देते थे। उन्होंने मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम नौकरी करती हो और मैं घर संभालता हूँ, जबकि मैं अपने पति को घर संभालने की पूरा साथ देती थी। ड्यूटी जाने से पहले घर के सारे काम करके जाती थी, खाना बनाकर जाती थी, सासू माँ की दवाइयाँ निकाल कर जाती थी, बच्ची की टिफ़िन तैयार करती थी। शाम को ड्यूटी से आते थी तो घर पे जाकर सबके लिए खाना बनाती थी। कभी भी किसी काम के लिए मैंने अपने पति के एहसास की शिकायत नहीं की। मैंने अपने घर को, बच्चों को, अपने नौकरी को बहुत अच्छी तरह संभाला था, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझे अकेले यह सब कुछ संभालना जा रहा था। मैंने अपने बच्चों को आखिर नौकरी छोड़ दी। थोड़ी बहुत पेंशन के पैसे आते हैं, उसी से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर के खर्च चलाए। मेरी मजबूरी थी नौकरी को छोड़ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। दिव्यानी जी की यह बात सुनकर रिया उसके पास आती हैं और कहती है, माँ जी, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय की सब इंस्पेक्टर रही हैं? जब मैंने आपको कितनी बार अनपढ़ गंवार कहा है। बहू, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन शायद तुमने सुनने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर मुझे अनपढ़ गंवार बोलकर निकल जाती थी। कभी मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। मैं तुम्हें क्या बताती। आज रिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि जिस सास को वह अनपढ़ गंवार समझती थी, वह अब इतनी बहादुर और निर्भीक सब इंस्पेक्टर रही हैं। और इंस्पेक्टर रहने के साथ साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों और घर गृहस्थी को और बूढ़ी सास को किसी तरह संभाला है। यह काबिल तारीफ़ है और मैं अपनी एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ, ना ही
ना अभी मेरे बच्चे हैं और ना ही मैं घर की कोई जिम्मेदारी संभालती हूँ। कितनी बार सासू माँ को मैंने अपमान किया है। रिया अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको समझने में बहुत सारी गलती कर दी है। मुझे लगता है कि मैं ही एक नौकरी करती हूँ और अपनी नौकरी के आगे कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं, लेकिन आप तो मुझसे बहुत आगे हैं। आपने अपनी नौकरी, अपने बच्चों, अपने परिवार को किस तरह मैनेज किया है, मैं तो इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। आप सच में बहुत महान हैं। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, दिव्यानी जी ने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया है। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने किस तरह अपने दोनों बेटे को संस्कार दिया है, यह तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज रिया की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अब सोच लिया था कि आज के बाद वह कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के काम में भी हाथ बटाएगी, क्योंकि नौकरी करने का मतलब यह नहीं होता कि आप घर के कामों से पल्ला झाड़ कर बैठ जाएं। रिया की आंखों में आंसू देखकर दिव्यानी जी उनकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती हैं, बहू, अगर तुमने सच में अपनी बुरे बर्ताव पर पछतावा है तो यह बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अपने से कम मत आंकना चाहे। वह नौकरी करता हो या नहीं करता हो, लेकिन वह किसी से कम नहीं होता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है। हर किसी को ज़िंदगी में अपने संघर्ष हैं। कोई नौकरी नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता। अरे, जो नौकरी करता है वो क्या उसके सब कुछ आता है? दिव्यानी जी की बात सुन रिया अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और अपनी सासू माँ से वादा करती है वह किसी को कम नहीं आंकेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।